नमस्ते, मैं प्रियरंजन सिंह। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से डिस्कशन करने आया हूँ, वो टॉपिक जो है आज का बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है और वो टॉपिक है अमेरिका ईरान युद्ध के विषय में। और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं और इसमें क्या एज मिला है ईरान को और इसमें वर्तमान सिनेरियो क्या है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये मैटर कहाँ तक क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, बैकग्राउंड की बात क्या है कि यूएस और ईरान की जो अदावत रही है वो कोई नई नहीं है, वो बहुत पुरानी अदावत रही है। और यूएस, सबसे पहले मैं आप लोगों को से ये बताऊं कि अमेरिका जो एक ऐसा देश है जो पूंजीवादियों का देश है और पूंजीवादियों का देश है, तो पूंजीवादियों को सारे विश्व के जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर उनको कंट्रोल चाहिए होता है। तो वो कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे वर्चस्व था पूरे विश्व में और हमारे इनफैक्ट भारत के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया, कैसे वो आते थे और साम दाम दंड भेद सब लगाते थे और उनका केवल एकमात्र उद्देश्य होता था कि कैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं और उस बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में वो सारी मानवता को तार तार करते थे। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता था, मुनाफा मुनाफा और मुनाफा। और आज वही चीज़ हम अपने समय में देख सकते हैं कि अमेरिका का भी उद्देश्य अब वही रह गया है, मुनाफा मुनाफा और सिर्फ मुनाफा। और उस मुनाफा के चक्कर में सारे चीज़ों को उन्होंने तार तार कर दिया है, सारे नियम कानून कायदे सब उन्होंने ताक पे रख दिया है। और मैं इस पर जब बात कर रहा हूँ यूएस एंड ईरान रिलेशन के बारे में, तो जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि 1953 में मोहम्मद मोसादेक जो है वहाँ के एक बहुत अच्छे नेता थे ईरान के, जो ऑयल इंडस्ट्री को राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। मगर अमेरिका ने क्या किया, वहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन बनाया और उनको पद से हटवाकर और गृह युद्ध करवा दिया वहाँ पे उनके विरुद्ध जाकर। और वो हमेशा चाहता है कि जिस जिस देश में रिसोर्सेज हैं उस देश के रिसोर्सेज पर उनका कंट्रोल हो, और कंट्रोल करने के लिए वो चाहता है कि वहाँ का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो वो मेरा दलाल हो, ताकि वो मेरे हिसाब से चले और अमेरिका के बिजनेसमैन को फ़ायदा मिले इसका, और वो जाकर वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे और मुनाफा कमाते रहें। यही अमेरिका का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के चलते वो क्या करता है, जो जो देश उसके हिसाब से चलते हैं उनके साथ अपना वो तालमेल बैठाता है, और जो भी देश अब उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, जो देश चाहता है कि नहीं मैं अपने स्वतंत्र रूप से डिसीजन लूँ, मैं अपने हिसाब से करूँ, वो क्या करता है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाता है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाकर उनके इकोनॉमी को डाउन करता है और डाउन करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यही अमेरिका की चाल रही है। उदाहरण के रूप में आप देख ही सकते हैं क्यूबा के साथ भी वही हुआ। जब तक क्यूबा के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने दलाल बनकर काम किया यूएस का, तब तक क्यूबा के संबंध अच्छे थे अमेरिका के साथ। और जब से क्यूबा के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने स्वतंत्र फैसला लेने शुरू किए, अमेरिका उनको घेर लिया है और घेरने के बाद पूरा उनको तबाह करके छोड़ दिया है। अब चलिए, अब हम आगे बात बढ़ाते हैं। अब इसमें इजराइल को लेकर आते हैं कि इसमें इजराइल का क्या लेना देना है ईरान से। तो इजराइल का ये लेना देना है कि वो जो एरिया है मिडिल ईस्ट का, उसमें इजराइल का वर्चस्व अभी शुरू से लेकर अभी तक कायम है, और वो नहीं चाहता है कि मेरे वर्चस्व पे कोई चैलेंज करे। और इजराइल के कुछ कंट्रीज से जिनसे उनकी अदावत थी, ईरान उनको सपोर्ट किया है पास्ट में। तो इसके चलते इजराइल ईरान से खपा है कि अगर ईरान मजबूत होता है तो मेरे लिए कल को मिडिल ईस्ट में खतरा हो जाएगा। तो ईरान नहीं चाहता कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान जो है वो किसी प्रकार से मजबूत बने कि मेरे लिए ये खतरा हो। तो अभी वर्तमान सिनेरियो ये है कि आप देखे होंगे कि मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ कि इसमें अमेरिका कहाँ से तिल मिलाया है और अमेरिका कहाँ से इस तरह के स्ट्रेटेजी लाकर और एग्रेसिव हो गया, और एग्रेसिव होकर लास्ट में उसकी बदनामी भी हो गई।
अब देखिए बात क्या है कि जो देश, मैं जैसे शुरू में बताया कि जो देश उसके हिसाब से नहीं चलते वो क्या करता है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। तो जब इसने क्या किया कि इसने पहले रशिया से जो युद्ध हो रहा था यूक्रेन का, उसमें इसने यूक्रेन को भड़काया, पूरा भड़का दिया कि तुम मारो रशिया को, मैं हूं तुम्हारे साथ, ये वो जो है चढ़ा बढ़ा दिया, और यूक्रेन भिड़ गया उधर रशिया से। और उसके बाद फिर ये अपना पीछे से हट गया, अपना बोला भाई अपना वो हो रहा। और उसके बाद इसने क्या किया कि रशिया पे सैंक्शंस लगा दिया कि अब रशिया जो है तेल बेच नहीं पाएगा और रशिया की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। फिर ये सब हुआ, फिर यही सैंक्शंस इसने इस पर लगा के रखा था, ईरान पे लगा के रखा था। मगर इसमें हुआ क्या कि क्या ये सैंक्शंस का काट इन्होंने क्या किया, रशिया ने और ईरान ने क्या किया, इनके सैंक्शंस का एक काट निकाला। काट क्या निकाला कि ये देखिए अब मतलब समुद्र पे जब हम आते हैं, जब समुद्र के ट्रेड की बात जब करने, अब मेरी अगले जब मैं अब आगे बढ़ूंगा इस पे, तो समुद्र में ट्रेड की बात होगी। तो समुद्र में जब ट्रेड की बात होगी तो थोड़ा उसके लिए कुछ कंसेप्ट चाहिए उनके उस समुद्री ट्रेड को समझने के लिए। तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा समुद्र के लॉ के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो लॉ ये है कि देखिए होता क्या है कि समुद्र में जो दो देश होते हैं उनकी सीमाएं जो है पहले निर्धारित नहीं थी। तो होता ये था कि हमारे किसी भी देश के मछुआरे अगर जाते थे तो वो कहीं न कहीं बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे, तो पता चला इस देश से उस देश चले जाते थे, और वहां जाकर बिना मतलब के वो अरेस्ट हो जाते थे। तो इसके चलते 1994 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी एक बना, और उस पर सारे देशों का एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक सीमा इस पर बनाएं ताकि कल दिन कोई मासूम और अनजान आदमी इसमें बिना मतलब ना फंसे। तो उसके चलते मैं बताता हूँ कि इसमें क्या हुई, इसमें क्या हुई थी मैटर। तो उसमें यह था कि जो जिस भी देश का जो सीमा है, जो उसका बिल्कुल तटीय इलाका है, उस तटीय इलाका को हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन मानेंगे, और बेस लाइन वहां पे मानेंगे जहां पे कि टाइड सबसे लो हो, और उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल जो दूरी होगी उसको टेरिटोरियल वाटर माना जाएगा, और उस टेरिटोरियल वाटर को बिल्कुल लैंड के जैसा माना जाएगा। वहां पे सारे लॉज लागू होंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय न्याय संहिता से लेकर सब कुछ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के किनारे खड़े हैं समुद्र में, तो वहां से 12 नॉटिकल माइल तक वो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर होगा, और उसमें सारे लॉज इंडिया के लागू होते हैं। और फिर उसी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स जब हम और आगे बढ़ेंगे तो उसको हम कंटिजियस जोन बोलेंगे। उसमें क्या है कि उसमें हमारा सारे लॉज नहीं लागू होंगे, मगर उसमें हमारे कस्टम्स लागू होंगे, और वहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं कर सकता कोई भी, और उसके साफ सफाई का ख्याल भी उसी देश को रखना है, ये था। और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स, बेस लाइन से जो 200 नॉटिकल माइल्स है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा हर देश का अपने बेस लाइन से। तो उसमें क्या है, उसमें क्या राइट्स है उस किसी भी देश का, तो उसमें राइट्स है कि वहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर उसी देश का कंट्रोल होगा, वो मछली का हो या फिर जो भी वहाँ से एक्सट्रैक्शन करने का क्रूड ऑयल हो या कुछ भी अगर वहाँ समुद्र के अंदर निकलता है तो उस पर उसी देश का अधिकार होगा। और मगर उस एरिया से जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे कोई भी देश का सिर्फ फ्रीली ट्रांजिट कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। मगर इन सभी बाकी के जो क्षेत्र हैं उनमें घुसने के लिए परमिशन चाहिए, और ये एक रूल एंड रेगुलेशंस बना उस समय। अब मैं बात करता हूं, अब आइए इसके बाद कि जब ये जो सैंक्शंस लगाया गया, फिर वापस मैं आता हूं सैंक्शंस, और सैंक्शन से समुद्री रूट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो जब सैंक्शंस लगाया गया तो रशिया और ईरान ने क्या किया, एक इसका काट निकाला। काट क्या निकाला, वो एक शैडो फ्लीट प्रोग्राम चलाए, और शैडो फ्लीट प्रोग्राम चलाए जिससे हम डार्क फ्लीट भी कहते हैं। अब इसको समझिए कि ये है क्या, इसको कैसे किया जाता है। ये क्या है कि आज पहले 1500 जहाज के बारे में मुझे जानकारी थी, लेकिन आज के डेट में वो 1500 से 3000 जहाज ऐसे हैं जिनको इलीगल रूप से जिनको इलीगल रूप से बिजनेस के रूप में यूज किया जा रहा है। और वो उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग,
रसिया और ईरान जो भी देश हैं जिनके ऊपर सैंक्शन लगा है, उसका इस्तेमाल वो कैसे करते हैं, उसका तरकीब मैं बताता हूँ आपको। वो क्या करते हैं, कोई ऐसा देश जहाँ पर मैरीटाइम लॉज थोड़ा सा वीक है, वहाँ से क्या करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं शिप का। तो कोई भी शिप का जैसे आप देखिए कि जैसे हम लोग अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जैसे हम अब कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो हम अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाकर, आरटीओ ऑफिस होता है, उस आरटीओ ऑफिस में जाकर हमारे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है और उस गाड़ी का एक नंबर मिलता है हमको। और उस नंबर को अगर कहीं भी आप डालें वेबसाइट पे तो पूरा डिटेल्स आ जाता है कि ये गाड़ी किसके नाम से है, ये गाड़ी कब खरीदी गई है, कौन सा मॉडल है, पेट्रोल है या डीजल है, क्या है, कैसे, मतलब पूरा उसका डेटा निकल जाता है। उसी प्रकार से हर शिप का भी वही है, शिप का एक आईएमओ नंबर मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जिसे उस आईएमओ नंबर को अगर आप डालेंगे वेबसाइट पे तो वो उस आईएमओ नंबर से उस शिप का पूरा डिटेल्स आ जाता है। अब आइए कि जब ये रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं वैसे, जैसे फॉर एग्जांपल पनामा एक ऐसा देश है जहां से इजीली रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है किसी भी शिप का। तो वो सब क्या करते हैं कि पुराने जहाज जो 10 साल 15 साल 20 साल पुराने जहाज है उनको क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाकर पनामा से, और उस जहाज को क्या करते हैं कि अपने देश से उसमें क्रूड ऑयल भरकर और डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर ना ले जाकर उसे क्या करते हैं, बीच समुद्र में कहीं ले जाकर इंटरनेशनल वाटर में शिप टू शिप ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए एक शिप निकला सपोज करिए ईरान से, ठीक है, और वो ईरान से निकला और अरेबियन सी में जाकर कहीं इंटरनेशनल वाटर में किसी दूसरे शिप में जाकर अपने तेल को ट्रांसफर कर दिया। अब वहां से क्या है, और वो क्या करते कि वो अपने सारे जो सिग्नल है उसको ऑफ कर देते हैं ताकि ट्रैक ना कर पाया जाए कि वो शिप कहाँ जा रही है, क्या लेकर जा रही है, ताकि नेवी जो होता है वो उसको जब्त ना कर पाए उस शिप को। तो वो क्या है, अपना निकली और कहीं बीच समुद्र में वो शिप क्या है, दूसरे शिप को अपना क्रूड ऑयल ट्रांसफर कर दी। अब वो शिप जिसको ट्रांसफर की वो क्या है, एक फर्जी पेपर बनाकर और जाकर चाइना में उसको अपने क्रूड ऑयल को जाकर बेच दी। तो इससे क्या है कि अरबों रुपया का खेल हो गया। इसमें क्या है कि रसिया और ईरान के ऊपर जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, इस सैंक्शंस के बावजूद यूएस ने देखा, जब एक वेनेजुएला में सिर्फ अभी कुछ महीनों पहले की बात है, न्यूज में काफी हॉट मुद्दा था, जो वेनेजुएला में जो शिप जो यूएस नेवी ने पकड़ा था वो ठीक उसी प्रकार का खेल था। उस शिप में, उस शिप का लोकेशन बार बार चेंज हो रहा था, बार बार उसके फ्लैग चेंज हो रहे थे, कभी किसी कंट्री का कभी किसी। तो इसमें क्या है कि फ्लैग भी चेंज किए जाते हैं, कभी आप देखेंगे कि उसमें स्कॉटलैंड का फ्लैग लगा दिया, कभी किसी और कंट्री का फ्लैग लगा दिया, कभी रसिया का लग गया, कभी तो ताकि उसको पकड़ पाना मुश्किल हो। और इसी प्रकार से रसिया और ईरान ने क्या किया, ईरान जो है सबसे ज़्यादा तेल चाइना को बेचता है। तो चाइना, और इसमें क्या है कि सैंक्शंस के कारण क्या है कि तेल को कम भाव में बेचते हैं और जो लेने वाला कंट्री है उसको फायदा हो जाता है कि भाई मुझे कम भाव में तेल मिल गया। तो चाइना क्या है, इसमें मैदान मार लिया पूरा ईरान से जो है कम दाम में सारे तेल ये डार्क फ्लीट, शैडो फ्लीट के रूप में उसने ले लिया। और इसमें यूएस जो है वो तिलमिला गया कि यार मैंने तो सैंक्शंस लगाया था इनको बर्बाद करने के लिए, इनको पिछड़ने के लिए, ये पिछड़े नहीं, ये तो इसमें डार्क फ्लीट का यूज कर रहे। उसने क्या किया, वेनेजुएला पे पूरा कंट्रोल कर लिया कि अब वेनेजुएला का तेल हम बेचेंगे, और वेनेजुएला पे कंट्रोल किया। और वहीं से उसने ईरान पर, उसी दिन से उसका नजर ईरान पर आया और बोला कि अब ईरान को भी टारगेट में मुझे लेना। चूंकि देखिए रसिया पे डायरेक्ट टारगेट इसलिए नहीं लेता यूएस क्योंकि दे आर न्यूक्लियर पावर, और ईरान क्या है कि अभी न्यूक्लियर पावर है नहीं, मगर उसके प्रयास हैं न्यूक्लियर पावर बनने के। और ये इतिहास रहा है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है वर्ल्ड में, अमेरिका उन पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, उनके इकोनॉमिक को तोड़ता है, मगर कभी डायरेक्ट उनसे नहीं भिड़ता। तो अब क्या था कि जब यूएस ने ये देखा कि अब हमें ईरान को भी टारगेट में लेना है, तो फिर इसमें क्या है कि अब इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में अभी सबसे पावरफुल बना हुआ है। तो इजराइल देखा कि अगर ईरान जो है वो अब न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ रहा है, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चला रहा है, तो उसने क्या किया कि तुरंत यूएस को इन्फॉर्मेशन भेजा, और यूएस ने जो है मौका को भुनाया और उसने तुरंत वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी हत्या कर दिए। और जो जैसे ही उनका हत्या हुआ, ईरान क्या है वो भी पूरा बौखला गया। और बौखला गया तो उसने क्या किया कि मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज थे
जो यूएस से जिनके अच्छे संबंध थे उनके यहाँ टारगेट करना शुरू किया, और जितने भी बेसेस थे, यूएस के जितने बेसेस थे उन सब बेसेस को तबाह कर दिया, और यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में भी बम्बार्डमेंट किया और पूरा तबाह कर दिया। और जब ऐसा हुआ, और साथ ही साथ उसने क्या किया कि ईरान के साथ क्या हुआ कि उसके जियोग्राफिकल कंडीशंस जो है वो उसके फेवर में चला गया। फेवर में क्या चला गया, अब आइए अब उस रूट पर चर्चा होगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट इस समय बना हुआ है, और वो उस रूट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब आइए कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये रूट कैसे है, कहाँ से है और क्या है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ये स्टार्ट होता है गल्फ ऑफ पर्सिया से, और ये आकर खत्म होता है गल्फ ऑफ ओमान में, और इसकी दूरी है 167 किलोमीटर की, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैक्सिमम चौड़ाई 90 किलोमीटर की है, और मिनिमम चौड़ाई जो है वो 35 किलोमीटर की है। तो ये जो 35 किलोमीटर की जो चौड़ाई है, ये बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, जहाँ से पैसेज है, केवल एक तरफ से शिप निकलती है, एक तरफ से इंटर करती है इस मगर इस रूट का जो सबसे बेनिफिशियल चीज क्या है कि यहाँ गहराई बहुत अच्छी है समुद्र की, और बड़े से बड़े जहाज VLCC से लेकर बड़े से बड़े जहाज यहाँ पर इजीली आना जाना उनका काफी स्मूथ रहता है, क्योंकि समुद्र की गहराई बराबर, भले ही ये रास्ते इसके संकीर्ण है, मगर इस यहाँ पर समुद्र की गहराई इतनी पर्याप्त है कि बड़े से बड़े जहाज यहाँ से क्रॉस करते, इजीली क्रॉस कर जाते हैं। तो ये सब चीज है। तो उसने क्या किया, ईरान ने उस रूट को चोक कर दिया, बोला बिल्कुल किसी को इधर से नहीं जाने दूंगा, ये मेरा रूट, मैं इस रूट को ब्लॉक कर दूंगा, और केवल ईरान के ही वहां से ट्रेड हो रहे हैं। बाकी जितने मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, वो चाहे बहरेन हो, कतर हो, कुवैत हो, UAE हो, इन सब के व्यापार को ठप कर दिया है। ये लोग वहां से ना तो कोई तेल बेच पा रहे हैं, ना कुछ भी कर पा रहे हैं, और इन देशों का जो है एक वही बैकबोन है, अगर वो तेल ना बेचे तो फिर उनके पास कोई व्यापार नहीं है, और एक टूरिस्ट है, तो दोनों तबाह करके रख दिया इसने। अब ये देश देख रहे हैं कि भाई इधर ईरान तो अपना कर रहा है बिजनेस, हमारा बिजनेस ठप हो गया है। ये यूएस को कह रहा है कि भैया ये आपने क्या किया, ये आप इसको खुलवाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। मगर अब यूएस क्या है, यूएस वही चाह रहा था कि ये लोग आपस में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये चाह रहा है कि ये लोग आपस में लड़े और मैं अपना हथियार इनको सप्लाई करूं, मेरा मुनाफा हो, मेरा बिजनेस बढ़े इसमें। मगर इधर जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो डायरेक्ट नहीं हिट लड़ना चाह रहे, वो यूएस पर रिलाई कर रहे हैं, वो यूएस को कह रहे कि भैया आप ही ने तो स्टार्ट किया था युद्ध, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको खुलवाइए। अब आइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब बात हो कर रहे हैं, तो अब ये हमारे लिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में आते हैं, ये हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि हमारा 60% जो क्रूड ऑयल है वो इसी रूट से आता है, और 90% LPG इसी रूट से आता है। तो हमारे लिए भी काफ़ी समस्याएं हो गई थी। अब हम क्या है कि हम, क्योंकि हमारे ईरान से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, और ईरान हमारा मित्र रहा है, उसके कई सारे कारण हैं। क्योंकि देश आज़ाद होने के पहले 1947 से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करता था, तो उस समय क्या है कि ये ईरान जो है वो हमारा पड़ोसी देश था, पड़ोसी देश था, और साथ ही हमारे कई सारे कल्चर्स भी मिलते हैं एक दूसरे से। और उसके बाद हमने ईरान को हमेशा मदद के लिए, हम हमेशा ईरान के लिए खड़े रहे हैं, और ईरान भी हमारे लिए खड़ा रहा है मदद के लिए। और इनफैक्ट जब सैंक्शंस नहीं लगाए गए थे तो हम अच्छा खासा परचेस करते थे ईरान से क्रूड ऑयल, और उस परचेस में ईरान क्या है, हमें जो तेल देता था वो हम पे प्रेशराइज नहीं करता था कि आप डॉलर में ही पेमेंट करो, वो कहता था कि आप रुपीज़ में पेमेंट करो, और इनफैक्ट आप पेमेंट ना करके आप मेरे क्रूड ऑयल को आप ले जाओ, और बदले में मुझे आप अपने यहाँ से वीट दे दो, और भी जो भी रिसोर्सेज है आप अपने रिसोर्सेज मुझे दे दो, और मैं अपने रिसोर्सेज आपको दे दूंगा, और पैसों की बात नहीं होगी, बस हम लोग आपस में सामान की ही अदला बदली कर लेंगे। इस हद तक हमारी गहराई थी ईरान के साथ मित्रता में। तो ईरान हमारा मित्र है, जिसके चलते आप देखेंगे कि ईरान ने हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास भी दिया हमको, और उसका एक उदाहरण ये भी है कि हमारे नेवल शिप गए, और वहाँ हमारे जो उतने भी मर्चेंट वेसल्स खड़े थे, उन सारे वेसल्स को स्क्वाड करके गार्ड करते हुए वो लेकर आए कांडला पोर्ट पे, या फिर और भी इंडिया के जितने भी पोर्ट थे सभी पे
वो वेसल्स गए। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो गई। अब आइए अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या है कि अब प्रेशर यूएस पे आ गया, क्योंकि प्रेशर यूएस पे ये आ गया कि ईरान इसमें रिटेलिएट जो इतना दमखम के साथ रिटेलिएट कर दिया, पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप की, ये आपने क्या किया, आपने ऐसा एक्शन क्यों लिया कि जिससे पूरा वर्ल्ड आज परेशान है। और पूरा वर्ल्ड क्या कि मतलब कई सारे देश हैं जो कि एनर्जी क्राइसिस में चले गए हैं इस डिसीजन के चलते यूएस के। और अब यूएस क्या है कि वो देख रहा है कि अब मैं इसको अगर जड़ से ख़त्म करता हूँ तो इसमें मेरा बहुत नुकसान भी हो सकता है। और वो है बिजनेस माइंडेड लोग हैं यूएस के, वो अपना नुकसान नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब इसमें सारे वर्ल्ड के और भी सारे देश आकर इसमें भिड़े आपस में और ईरान से टक्कर ले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाए। देख तो कभी कभी तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ईरान को नस्तानाबूद कर दूंगा, उसके खर्ग आइलैंड को तबाह कर दूंगा जहाँ से ईरान 90% अपना तेल बेचता है। और कभी कभी कहता है कि मैं अब इस युद्ध से पीछे हट रहा हूँ, मुझे अब कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे बात है। तो कभी कुछ कहता है यूएस, कभी कुछ कहता है। अब इसमें क्या होगा ये आने वाले भविष्य बताएंगे। ये 2 से 4 या 1 वीक में ये पता चल जाएगा कि क्या इसमें होने वाला है। लेकिन एक चीज़ है कि जब यूएस कदम पीछे हटाने की बात कर रहा है तो ईरान भी डिप्लोमेटिक पहली बार, अभी तक वो कभी ये नहीं कहा कि मैं युद्ध से पीछे हट रहा हूँ, वो पूरा दबाए हुए था कि मैं अभी इस युद्ध को 6 महीने कम से कम लेकर जाऊंगा। लेकिन पहली बार ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि अगर मेरी ये 5 शर्तें मान ली गई, जिसमें मुख्य शर्तें जो है वो ये है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई मिलिट्री आक्रमण न किया जाए, और दूसरा कि मुझे मेरे ऊपर से सैंक्शंस हटाए जाए, मुझे भी व्यापार करने का उचित अवसर प्रदान किया जाए, तो फिर मैं भी जो इस युद्ध से मैं पीछे अपने आप को हटा लूँगा। अब देखिए ये आने वाले भविष्य में क्या होता है, मगर हम यही उम्मीद करते हैं कि मामला सुलझ जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड जो है वो एनर्जी क्राइसिस से बच जाए और ऊर्जा संकट ना बने, और सभी देश जो है सबके स्मूथ फंक्शनिंग हो शिप के, क्योंकि शिप का स्मूथ फंक्शनिंग ही वर्ल्ड को बचा सकता है। सारे रिसोर्सेज जब तक एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे, ये वर्ल्ड चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को एंड करता हूँ। अब किसी दिन अगले टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।